नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं कुलदीप सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर आप लोगों का भरपूर स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसी ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे आसानी से हम किसी भी ध्वनि को उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं और सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम ट्रिक की ओर चलते हैं। ये लिखी हुई है ट्रिक अकः विसर्ग कंठराम, यानी अका में एक ट्रिक छुपी हुई है। आ से ये आ लिखी हुई है, आ का में क वर्ग आता है। क वर्ग आप लोग जान रहे हैं, का, ख, गा, घा, अंघा, ह, और यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है। इस प्रकार देखें, आ, का, ख, गा, घा, हा और विसर्ग की उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए हम इसको कंठराम कहते हैं। इनमें से जो भी ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। अगला लाइन है, इचियस भी है तालुराम। इसमें ई ई हो या दीर्घ ई हो। च हो गया चवर्ग, च, छ, ज, झ, य और तालब दिशा। तालब से उच्चारण में तालु का बोध होता है, अर्थात ये इचियस यानी हर्षी दीर्घई च, छ, ज, झ, य और तालब दिशा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अर्थात आपका जीव ऐसे वर्ण के उच्चारण में जीव जो है तालु में सट जाता है, इसीलिए इसको तालव्य वर्ण कहते हैं। और ये आ, का, ख, गा, घ, अंघ, ह और विसर्ग के उच्चारण में हमारी आवाज या ध्वनि कंठ से निकलती है। इचियस से हम लोग समझ गए, इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद रीटस, ये द नहीं है, ट है। रीटस, री में री और र ये दोनों आता है। टस हो गया टवर्ग, यानी टा, ठा, डा, ढा, या और मूर्धन्य स। मूर्धन्य स से ही समझ में आ रहा है कि इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है। अर्थात रीटस का अर्थ हो गया री, टा, ठा, डा, ढा, न और मूर्धन्य स। इसका उच्चारण मूर्धा से होती है और इनके उच्चारण में हमारा जीव मूर्धा को टच करती है। लिरितस पुकारो दंत जी, लिरी नहीं लतस, इसको हम लोग लतस पढ़ेंगे। ल से ल, तस हो गया तवर्ग, तवर्ग में त, थ, द, ध और न और दंत स। तस हो गया तवर्ग, ल और ये दंत स। दंत स से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका उच्चारण स्थान दंत है, क्योंकि ऐसे वर्ण का उच्चारण करने में हमारे जीव सीधा दांत को टच करती है, यानी दांत में सट जाता है। अर्थात लतस पुकारो दंत जी। उप, उप में हर्ष उ और दीर्घ उ। पस हो गया पवर्ग, पवर्ग में आ गया पा, फ, ब, भ और म। कितनी आसान है, आप लोग समझ रहे हैं। उप, हर्ष उ, दीर्घ उ, पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। यहाँ प लिखा है, इसका मतलब होगा पवर्ग। इनके उच्चारण में ओष्ठ की सहायता ली जाती है, अर्थात आपका दोनों ओष्ठ सट जाते हैं, इसलिए इसको ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। तो पाते हैं ओष्ठ में। केवल व के उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है, यानी कि दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है, क्योंकि वो बोलते हैं तो ओष्ठ भी सटता है और दांत में भी जीभ सटता है, इसीलिए
व को दंतोष्ट वर्ण कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी गई। इसके बाद है ए ऐ। ए और ऐ का उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, इसीलिए ए ऐ को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, यानी कि कंठ तालव्य वर्ण। ये हो गया ए ऐ। और है औ को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ का उपयोग होता है। जैसे होते औ ओष्ठ भी सटता है और कंठ से भी इनकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए औ और अ को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ये नासिका से पंचमाक्षर, मतलब हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण यानी पांचवा वर्ण जो है उसको पंचमाक्षर कहते हैं। उनको बोलने में नाक से काफी अधिक मात्रा में हवा निकलती है, इसीलिए इसको नासिका वर्ण या नासिक्य वर्ण कहते हैं। किसी वर्ग के अंतिम अक्षर को नासिक्य वर्ण कहते हैं। और जिह्वा से कुछ भी नहीं निकलता है। इस ट्रिक को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लें, बार बार रटें और इसको समझ समझ के याद करें। आपको कहीं पर भी उच्चारण स्थान में दिक्कत नहीं होगा और सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आसानी समझ सकते हैं। इसको बार बार दोहराएंगे। अकह विसर्ग कंठ राम, इच यस भी है तालु राम, रिटस्य जानो मूर्धा जी, लतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। ए ऐ के है कंठ तालु, औ के है कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। हम अंत में कहेंगे कि ऐसे जो ट्रिक है इसको बार बार याद करके आप उच्चारण स्थान को सही सही समझ लेंगे। कहा भी जाता है कि लक्ष्य न ओझल हो पाए, लक्ष्य न ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय में रहे अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय पे रहे अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी आज नहीं तो कल। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार।